नॉर्मली एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए दो चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें पहली चीज़ मेंस रिया और दूसरी एक्टस रियस है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस, कुछ एक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक्टस रियस होता है लेकिन मेंस रिया या किसी तरह से मेंटल एलिमेंट जो कि मोटिव, इंटेंशन या नॉलेज होती है, इनकी एब्सेंस पाई जाती है। तो ऐसे ही एक्ट्स और ऑफेंसेस से डील करने के लिए हमारे आईपीसी में चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन के प्रोविज़न सेटअप किए गए हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी जनरल प्रोविज़न के मेन प्रोविज़न और सारे सेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के अंतर्गत आने वाले जनरल एक्सेप्शन के इन 11 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनमें इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सक्यूजेबल और दूसरा जस्टिफिएबल है। एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिनमें मेंटल एलिमेंट का एब्सेंस पाया जाता है, उनकी कमी पाई जाती है और इसलिए इनमें कोई व्यक्ति की लायबिलिटी नहीं बनती। जबकि जस्टिफिएबल एक्ट्स में मेंटल एलिमेंट्स की उपस्थिति पाई जा सकती है लेकिन वो जस्टिफाइड बाय लॉ होते हैं। एक्सक्यूजेबल एक्ट्स इन सेक्शंस में दिए हुए हैं, ये सारे के सारे एक्सक्यूजेबल एक्ट्स के डेफिनेशन में आएंगे और इसके अलावा जुडिशली जस्टिफिएबल एक्ट्स, इतने सारे सेक्शंस जो दिए हुए हैं ये सारे जुडिशली जस्टिफिएबल एक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेस या एक्ट्स के अंतर्गत आने वाले पहले पॉइंट, जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। इसके अंतर्गत दो सेक्शन आते हैं जो कि 76 और 79 है। इसके अंतर्गत दो सेक्शंस आते हैं जो कि सेक्शन 76 और 79 है। सेक्शन 76 बाउंड बाय लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, वहीं सेक्शन 79 व्यक्ति के कृत्यों को जस्टिफाइड करता है, जो कि व्यक्ति या सोचते हुए कि वो जस्टिफाइड लॉ है या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंतर्गत करता है। इन दोनों के बीच कॉमन चीज़ ये है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति या फिर खुद को बाउंड बाय लॉ मानता है या फिर जस्टिफाइड बाय लॉ मानता है और ये दोनों ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स के थ्रू किए जाते हैं और इनमें गुड फेथ का होना अत्यंत आवश्यक। दैट मीन्स कि व्यक्ति इंटेंशनली ऐसा कोई काम नहीं करेगा, या फिर वो सेक्शन 76 के अंतर्गत बाउंड बाय लॉ होगा या फिर 79 के अंतर्गत जस्टिफाइड बाय लॉ होगा और इन दोनों ही कृत्यों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है। तो इसकी ओरिजिनेशन इस लीगल मैक्सिम से मानी गई, इग्नोरेंस फैक्टी एक्सक्यूजेज, इग्नोरेंस ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड, जिसका मतलब ये हुआ कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, इसको क्षमादान किया जा सकता है, इसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ कहीं भी जस्टिफिएबल नहीं है, इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। नॉर्मल सेंस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब किसी भी एक्ट में व्यक्ति से एक छोटी सी भूल या गलती का हो जाना है, जबकि मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति उस लॉ के बारे में पूरी ही तरीके से नहीं जानता। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट लॉ के थ्रू एक्सक्यूजेबल है और मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं माना गया है। सेक्शन 76 को हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है कि अगर किसी सुपीरियर ऑफिसर ने एक पुलिस को जो कि उसके इन्फीरियर है उसको आज्ञा दी कि वो मॉब पे गोली चलाए, तो अगर वो गोली चलाता है और यहाँ पे व्यक्ति को नुकसान होता है या जान से जाता है तो यहाँ पे उस पुलिस वाले की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इसका दूसरा उदाहरण ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को जो कि वाई है उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है और वो जेड को वाई मानते हुए अरेस्ट कर लेता है, तो उस सेंस में भी चूंकि ये एक्ट जो है उसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो इसलिए उसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आर वर्सेस प्रिंस का केस है, जिसमें एक्यूज ने एक 16 साल की लड़की जो कि 16 साल की थी लेकिन वो उम्र के लिहाज से और फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से 16 साल की नहीं लगती थी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से वो उनको उनकी लॉफुल कस्टडी से भगा ले गए थे। तो इसमें कोर्ट ने उनके एक्ट को, जबकि एक्यूज जो एक्ट कर रहा था उसे बोनाफाइड माना कि आपका इंटेंशन साफ था, लेकिन उनका जो एक्ट है जो कि उनके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से अलग करना, ये इलीगल माना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जुडिशियल एक्ट्स का आता है, जिसके अंतर्गत सेक्शन 77 और 78 आते हैं। सेक्शन 77 के अंतर्गत एक जज के एक्ट को क्रिमिनल लायबिलिटी के परिक्षेत्र से अलग माना गया है। दैट मीन्स कि वो अपने एक्ट के लिए कहीं भी लायबल नहीं होगा, लेकिन उसका जो भी एक्ट होगा वो उसके ऑफिस के दौरान होना चाहिए, गुड फेथ के साथ होना चाहिए और तीसरी बात कि उसको ये करने की अथॉरिटी मिली हुई हो। सेक्शन 78 बात करता है उन्हीं जजेस के ऑर्डर या जजमेंट के परसुएंट के या फर्दरेंस के बारे में जिनके अंतर्गत कोई व्यक्ति काम करता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उस जज के या कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसके फर्दरेंस में काम कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काम कर रहा है, तो उसके उस
एक्ट को जुडिशली जस्टिफाइड माना जाएगा और उसे क्रिमिनल लायबिलिटी के परिक्षेत्र में या ज्यूरिसडिक्शन में नहीं लाया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि व्यक्ति उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली या उसके परसुएंट में काम कर रहा हो, गुड फेथ के साथ काम कर रहा हो, और वह जिस ऑर्डर या जजमेंट के सिलसिले में काम कर रहा है तो जिस भी कोर्ट से वो जजमेंट या ऑर्डर आया है उनके पास वो ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक्सीडेंट का है जो सेक्शन 80 के अंतर्गत आता है। नॉर्मल सेंस में एक्सीडेंट का मतलब वो सडन सिचुएशन होती है जिसके बारे में एक नॉर्मल प्रूडेंट वाले या एक सामान्य विवेक वाले व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होता है। सेक्शन 80 के अंतर्गत वो सारे एक्ट्स जो कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की वजह से गुड फेथ में बिना किसी इंटेंशन के और विद प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ साथ लॉफुल एक्ट के अंतर्गत लॉफुल मीन्स से काम करते हुए हों तो उनको सेक्शन 80 के अंतर्गत एक्सक्यूजेबल माना गया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए जो कि अपने छत से कुछ भारी सामान नीचे की ओर फेंक रहा है। तो एक बार उसने बताने के बाद एक बार उसने ज़ोर से बोला कि भाई मैं सामान फेंकने जा रहा हूँ, कोई नीचे से ना निकलना, और उसने बिना देखे फिर उठा के सामान नीचे की ओर फेंक दिया। और तब तक एक व्यक्ति बी है जो नीचे से जा रहा था, उसके ऊपर वो सामान गिरा और वहीं पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इस सेंस में इस जगह पे उस व्यक्ति के एक्ट को क्योंकि एक प्रॉपर केयर और प्रॉपर कॉशन के साथ किया गया है इसलिए जस्टिफाइड माना जाएगा। सेक्शन 82 और 83 बात करता है इन्फेंसी के बारे में, यानी वो एक्ट जो एक इन्फेंट अवस्था में किए गए हैं, इन्फेंसी की वजह से किए गए हैं, वो एक्सक्यूजेबल होंगे। इन्फेंसी उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ पे एक बच्चे की सोचने समझने की या मेंटल एलिमेंट को फॉर्मुलेट करने की शक्ति विकसित नहीं हुई होती है। सेक्शन 82 के अंतर्गत ये कहा गया है कि हर वो एक्ट जो कि एक 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा किया गया है वो एक्सक्यूजेबल होगा। और जबकि सेक्शन 83 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि वो सारे एक्ट्स जो कि 7 साल से ज़्यादा लेकिन 12 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जिनमें मेंटल एलिमेंट या मेंस रिया का एक एब्सेंस पाया जाता है, वो सारे एक्सक्यूजेबल होंगे। लेकिन वो एक्ट जो एक 11 साल के बच्चे ने किया है और जिसमें वो जानता है कि वो क्या एक्ट कर रहा है, वो एक्सक्यूजेबल नहीं होगा। सेक्शन 83 को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक बच्चे ने जो कि उसने चाकू थामा हुआ है और वो सामने वाले व्यक्ति से कह रहा है कि मैं चाकू मार के तुम्हारी जान ले लूँगा, और वास्तव में उसने चाकू मार के उस व्यक्ति की जान भी ले ली। तो हालांकि उस बच्चे की उम्र 11 साल ही है लेकिन वो उस चीज़ के बारे में, नेचर के बारे में जानता था कि जो भी वो एक्ट कर रहा है इससे उस व्यक्ति की जान जा सकती है। तो यहाँ पे ये एक्ट उसका एक्सक्यूजेबल या जस्टिफाइड नहीं होगा। इन्फेंसी का ये सेफगार्ड एक लीगल मैक्सिम जो कि डॉली इन कैपेक्स है उसके आधार पर मिला हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि इस उम्र में बच्चों के अंदर में एक मेंटल एलिमेंट फॉर्मुलेट करने की शक्ति नहीं विकसित हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 81 के अंतर्गत आने वाले नेसेसिटी के एक्ट्स के बारे में है, यानी वो सारे एक्ट जिनमें व्यक्ति को पता था कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दूसरा पॉइंट कि वो गुड फेथ में किए गए हों। तीसरा पॉइंट कि वो व्यक्तियों को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए किए गए हों। और चौथा पॉइंट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किए गए हों, तो वो एक्ट जस्टिफाइड माने जाएंगे। जनरल एक्सेप्शन में दिए गए इस पॉइंट को सेल्फ प्रिजर्वेशन के पॉइंट के अगेंस्ट भी माना जाता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के इस पॉइंट को हम आर वर्सेस डडली के केस से समझते हैं, जहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से जहाँ पे बड़ी शिप को नुकसान हो गया था, एक छोटी शिप पे 4-5 बंदे और एक 14 साल का लड़का 20-25 दिन से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, वो बहुत भूखे थे। तो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उनमें से 2 व्यक्तियों ने उस 14 साल के लड़के को मार के खा लिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने उनके इस एक्ट को जस्टिफाइड नहीं माना और ऐसा कहा कि आप स्वयं को बचाने के लिए, स्वयं की जान बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। इसे ही सेल्फ प्रिजर्वेशन का डॉक्ट्रिन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इंसेंटी का पॉइंट है जो कि सेक्शन 84 में दिया हुआ है। सेक्शन 84 में दिए गए इंसेंटी से मतलब किसी भी व्यक्ति के अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से, जहाँ पे वो किसी भी कृत्य के एक्ट के नेचर को और उससे होने वाले हानि या लाभ के बारे में समझने में असमर्थ होता है या अनेबल होता है। इंसेंटी के इस पॉइंट को आईपीसी में हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहली कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जो इडियट्स माने जाते हैं, जिन्हें हम जड़ बुद्धि भी कहते हैं। दूसरे कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति उनके मेंटल डिफेक्ट की वजह से उत्पन्न हुई है। और तीसरे में वो व्यक्ति आते हैं जो इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में हैं।
दैट मीन्स कि वो सारे एक्ट्स जो इनके थ्रू किए गए हैं, एक अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के थ्रू किए गए हैं, जो कि उस नेचर ऑफ एक्ट के बारे में नहीं जानता या किसी भी हानि या लाभ के बारे में नहीं जानता, जिसके पास कोई मेंटल एलिमेंट, मोटिव, इंटेंशन या कोई नॉलेज नहीं है उस एक्ट के बारे में, तो वो सारे एक्ट जो हैं वो एक्सक्यूजेबल होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 85 और 86 में आने वाले इंटॉक्सिकेशन के प्रोविज़न के मामले में है, जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन का मतलब वो स्थिति होती है जहाँ पे कोई एल्कोहलिक या नशीला पदार्थ लेने की वजह से व्यक्ति उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ पे वो नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझ सकता या फिर उस एक्ट से किसी को हार्म होगा या नहीं होगा, उस स्थिति को जज करने में अनेबल होता है। सेक्शन 85 ये कहता है कि वो एक्ट्स जो कि उस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, दूसरी बात कि वो जो इंटॉक्सिकेशन की स्थिति है या जो भी एल्कोहलिक लिकर है वो उसने अपनी इच्छा से या स्वेच्छा से नहीं लिया, वॉलंटरली नहीं लिया, तीसरी बात वो उसे पदार्थ उसके अगेंस्ट द विल, उसकी इच्छा के विपरीत दिया गया है, और चौथी बात कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो उस नेचर ऑफ एक्ट को समझ सके, तो इस कंडीशन में उसके एक्ट्स जस्टिफिएबल होंगे। वहीं पे सेक्शन 86 बात करता है उन एक्ट्स के बारे में जो उस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिसने उस एल्कोहलिक या नशीले पदार्थ को अपनी स्वेच्छा से लिया है, यानी वो इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में अपनी वजह से पहुंचा है। इस वजह से कानून यह मानता है कि उसने चूंकि वो पदार्थ स्वेच्छा से लिया है तो उसको पता होना चाहिए, उसको एक आइडिया होना चाहिए कि वो इसको लेने की वजह से वो एक्ट्स कर सकता है जो एक तरह से व्यक्ति को हार्म कर सकते हैं, और इसलिए ये नॉन जस्टिफाइड माने जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में, उन एक्ट्स के बारे में जिसमें व्यक्ति का कंसेंट निहित होता है, जो कि सेक्शन 87 से लेकर 92 तक दिए हुए हैं। इन प्रोविजंस के अंतर्गत आने वाले कंसेंट का मतलब अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरली फ्री कंसेंट दिए जाने से होगा। दैट मीन्स कि ये सारे कंसेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए वो 5 प्रोविज़न हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं उनसे फ्री होने चाहिए। इसके अलावा ये एक अनसाउंड माइंड के व्यक्ति से नहीं दिया जाना चाहिए या फिर किसी भी बच्चे के थ्रू जो एक माइनर एज है उनके थ्रू नहीं होना चाहिए। कंसेंट का ये प्रोविज़न पूरा ले डाउन करता है एक लीगल मैक्सिम जो कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। दैट मीन्स कि आपने अगर वॉलंटरली अपनी कंसेंट दी है किसी मामले को लेकर जहाँ पे आपको हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उस केस में आप उस हार्म को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को जिसके द्वारा ये हार्म हुआ है आप उसको लायबल नहीं बना सकते हैं। इसी कंसेंट के पॉइंट के अंतर्गत सेक्शन 87 में आने वाला प्रोविज़न उन एक्ट्स के मामले में जिनमें जो कि व्यक्ति है 18 साल से ज़्यादा एज का है, उसने स्वेच्छा से अपने वॉलंटरली कंसेंट दिया हुआ है उन मामले को लेके जिनमें उसको नुकसान हो सकता है, हार्म पहुंच सकता है, लेकिन ये हार्म कहीं भी उसको डेथ काउज ना करें या फिर किसी भी तरह से उनको ग्रीवियस हर्ट ना हो, तो उस मामले में जो भी हार्म होता है उस सिलसिले में उस सामने वाले पर्सन को जो एक्यूज्ड होगा उसको लायबल नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपने रेसलिंग के एक मैच में अपने आप को इसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए रेसलिंग के मैच में आपने एक एग्रीमेंट साइन किया और आप रिंग में उतरे, तो वहाँ पे आपने एग्रीमेंट साइन किया, अपनी कंसेंट दी है, फ्री कंसेंट दी है, तो इस मैच में अगर आपको नुकसान होता है, आपको चोट लगती है, तो इसमें आप केस नहीं कर सकते, आप सामने वाले बंदे को जिससे आपको चोट लगी है उसको लायबल नहीं बना सकते। सेक्शन 88 बात करता है उन एक्ट्स के मामले में जहाँ पे व्यक्ति स्वयं के बेनिफिट के लिए अपनी कंसेंट देता है, जहाँ पे उसको पता है कि उसको हार्म हो सकता है, लेकिन सामने वाला पर्सन गुड फेथ में विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन अगर काम करता है और उस जगह पे अगर उसको सामने वाले व्यक्ति को जिसने कंसेंट दी है किसी तरह का हार्म होता है, तो इसमें उस व्यक्ति को लायबल नहीं बनाया जाएगा। इसको इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने सर्जरी के लिए अपनी कंसेंट डॉक्टर को दी और डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान जो कि गुड फेथ में और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ काम कर रहा था, उसमें उस व्यक्ति को जिसने कंसेंट दी है कोई नुकसान हो गया या मृत्यु कारित हो गई, तो इस सेंस में उस डॉक्टर को जो भी सर्जन है उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा। देन आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन जो कि सेक्शन 89 है, उसके अंतर्गत वो प्रोविज़न, वो एक्ट्स जिनमें एक गार्जियन अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए कंसेंट देता है और उस टाइम पे अगर उस बच्चे को कोई हर्ट हो जाता है, कोई हार्म हो जाता है, तो इसके लिए सामने वाली जो अपोजिट पार्टी है उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा, यानी उसके एक्ट को जस्टिफाइड माना जाता है। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट कि जो कंसेंट हो वो गार्जियन के थ्रू, एक जो लॉफुल गार्जियन है उनके थ्रू किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो भी बंदा काम कर रहा है वो गुड फेथ में काम करे। तीसरी बात, बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के काम करे। और ये जो कंसेंट होगा, ये जो एक्ट होगा वो फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड या इंसेन पर्सनस के मामले में होना चाहिए। सेक्शन 90 बात करता है उन एक्ट्स के मामले में या उन ऑफेंसेस के मामले में जिनमें कंसेंट
एक फेयर या मिसकंसेप्शन की वजह से दिया गया है, एक बाहरी दबाव की वजह से दिया गया है। और इसी के अंतर्गत कंसेंट ऑफ चाइल्ड और कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन या अनसाउंड माइंड के कंसेंट को भी कंसीडर किया जाता है। दैट मीन्स वो सारे एक्ट्स जिनमें ये कंसेंट इन तरह के व्यक्तियों से लिए गए हैं या फिर डर या भय दिखाकर लिए गए हैं, तो इन मामले में ये सारे एक्ट्स, ये कंसेंट मान्य नहीं होंगे और ये एक्ट ना तो एक्सक्यूजेबल होंगे और ना ही जस्टिफाइड माने जाएंगे। सेक्शन 92 बात करता है उन एक्ट्स के मामले में जहां पे व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति की बिना कंसेंट के उसी के फ़ायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए कोई काम किया होता है। इसकी रिक्वायरमेंट या इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि सबसे पहली बात, व्यक्ति के फ़ायदे के लिए काम किया जाना चाहिए। दूसरी बात, उस व्यक्ति की कंसेंट नहीं ली गई है और कंसेंट इस वजह से नहीं ली गई है क्योंकि वो कंसेंट देने की स्थिति में नहीं था। तीसरी बात, उसमें गुड फेथ का होना अत्यंत आवश्यक है। और चौथा बात कि वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के वो एक्ट किया जाना चाहिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो कि बाइक की सवारी कर रहा है, उसने बाइक को इतनी स्पीड, इतनी रफ्तार दे के रखी है कि वो कुछ देख नहीं पा रहा है। अचानक से वो एक खंभे में लड़ गया, उसके सर में चोट आ गई, वो कुछ भी बोलने, सोचने, समझने में असमर्थ है। उस कंडीशन में एक डॉक्टर के पास जब उस व्यक्ति को ले जाया जाएगा, तो हालांकि वो व्यक्ति अपनी कंसेंट देने के लिए उस टाइम पे उस कंडीशन में नहीं है कि अपनी कंसेंट दे सके या किसी भी चीज़ को समझ सकते। और कंडीशन ऐसी भी है कि अगर जल्दी उसका ऑपरेशन ना किया गया या कोई मेडिकल उसको असिस्ट ना दिया गया तो वो मर जाएगा। तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए बिना कंसेंट लिए हुए भी सर्जन ऑपरेशन कर सकता है। और उस टाइम पे अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सर्जन को लायबल नहीं माना जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आता है सेक्शन 93 के अंतर्गत आने वाले कम्युनिकेशन के प्रोविज़न के मामले में, यानी वो कम्युनिकेशन जो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के लिए हैं, गुड फेथ में हैं और उससे कम्युनिकेट किया गया है और उसके बाद अगर उस व्यक्ति को कोई हार्म हो जाता है तो इस मामले में उस व्यक्ति को जिसने ये कम्युनिकेशन किया है उसको लायबल नहीं बनाया जाएगा, यानी उसके एक्ट को जस्टिफाइड माना जाता है। इसको एक एग्जांपल से इस तरह समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति एक हार्ट का पेशेंट है और उसको सर्जन ने जाके ये भी बताया कि भाई आपके दिल में एक छेद है, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, आप कुछ दिन में मरने वाले हैं, और इसकी वजह से, शॉक की वजह से वो व्यक्ति तुरंत मर गया। तो इस जगह पे उस सर्जन को कहीं भी लायबल नहीं बनाया जाएगा, उसका एक्ट जो है गुड फेथ मानते हुए जस्टिफाइड कर दिया जाएगा। और सबसे लास्ट पॉइंट ड्यूरेस एंड ट्रिफल्स के मामले में है। ड्यूरेस का प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 94 के अंतर्गत। यहाँ पे ये कहा गया है कि वो सारे एक्ट जो कि उस व्यक्ति से किए गए हैं, उस व्यक्ति द्वारा किए गए हैं जिसके ऊपर एक भय बनाया गया है या उसको जान से मारने की धमकी दी गई है और उसे लगता है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन उसके पास है, उसको लगता है कि उसको जान से मार दिया जाएगा और वो एक्ट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के किया गया है, तो उस मामले में उस व्यक्ति को लायबल नहीं बनाया जाएगा। 95 जो कि ट्रिफल के बारे में है, जो दिए गए मैक्सिम पे बेस है, जिसमें कानून ये मान के चलता है कि एक नॉर्मल प्रूडेंट वाला आदमी इतने स्लाइट हार्म के लिए कहीं भी कंप्लेन नहीं करेगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और बाकी सारे प्रोविज़न समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।